नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की प्रॉपर्टियों पे झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना आती है या नहीं, और आती है तो किस तरह आती है, और यदि उस पर झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना लागू नहीं होती है तो वहाँ पे रहने झोपड़ी धारकों के साथ सरकार के क्या नियम है, इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था रेलवे की प्रॉपर्टी पे एसआरए के नियम। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हर हर महादेव जी, जिनका पिछली बार भी कमेंट्स आया था, जिसके ऊपर हमने एक वीडियोस बनाए थे, लेकिन अभी भी उन लोगों को उस चीज़ की जो तरीका है या नियम है वो उनके समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया है। उस कमेंट के आधार पे मैंने उनको बोला कि भाई फिर से आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आप उसको समझिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों पे एसआरए आने के नियम क्या हैं और एसआरए उस पर आते हैं या नहीं। तो दोस्तों, पहले उनके कमेंट्स पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है, सर हमारी झोपड़पट्टी रेलवे लैंड में आती है और हमारे यहाँ 2017 में 570 घरों का बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था। क्लस्टर ID GN024 वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी। एसआरए के पास हम गए थे एनेक्शल 2 मांगने के लिए। वो बोल रहे हैं कि अभी तक एनेक्शल 2 कॉपी निकली नहीं है, तो क्या करें, थोड़ा आप हमें हेल्प करो कि हम क्या करें। और एक बात, जो झोपड़पट्टी रेलवे लैंड के अंदर आती है तो उन्हें उसी जगह पर घर दिए जाते हैं क्या, या दूसरी जगह किधर देते हैं, इसकी भी जानकारी आप हमें दे दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो केंद्र सरकार की जमीन है वो जमीनों पे एसआरए लागू नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि रेलवे या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियां हैं उस पर अगर झोपड़पट्टी बच जाती है तो झोपड़पट्टी मुक्त करने के लिए यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी उनके अदारे हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अगर एनओसी देता है तो उसके ऊपर एसआरए हो जाता है। और जहाँ तक बात है कि हरण महादेव जी ने कहा कि उनका बायोमेट्रिक भी हुआ है, तो बायोमेट्रिक इन द सेंस कि वहाँ पे हो सकता है कि एसआरए ने उनको अनुमति दी है अगर बायोमेट्रिक करने की, तो हो सकता है कि एसआरए की प्रपोजल को भी अनुमति दी जाएगी। लेकिन आपने पूछा है कि एसआरए की प्रॉपर्टी पे जो भी एसआरए में घर वहीं देते हैं या कहीं और। तो मैंने हरण महादेव जी, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में ही बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों पे वहाँ से लोगों को रिहैब करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वहाँ की जो भी प्रॉपर्टी जिसके अंडर में है, जैसे रेलवे है, डिफेंस है या और कहीं अदारे हैं, उसमें आपके जो एमटीएनएल भी आ जाती है, एमटीएनएल भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ऐसे कई जगह पे वे एनओसी भी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं कि आप यहाँ पे एसआरए कर सकते हैं। अब मसला ये है कि रेलवे अपने जगह के मामले में बहुत कम एनओसियाँ देते हैं, और जब आपके यहाँ बायोमेट्रिक हुआ है तो इसका मतलब बायोमेट्रिक करने के लिए उन्होंने एनओसी दिया है, तो इसका भी कुछ कारण होगा, इस चीज़ को भी आप समझिए। और रेलवे की प्रॉपर्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर 2 चीज़ होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज़ को परमिशन नहीं देती है तो सरकार का काम है आपको रिहैब करना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में सर्कुलर 190 बताया कि पीएपी जो परियोजना में प्रभावित व्यक्ति है, तो ये जो भी चीज़ें होगी एक परियोजना की तरह होगी और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपको रिहैब करें।
तो आपको रिहैब कहाँ करेंगे, तो मैंने पहले बताया था कि जो भी पीएपी में टेनामेंट जाते हैं उनका 3 किलोमीटर के दायरा, मतलब रेडियस में 3 किलोमीटर के अंदर उनको रिहैब किया जाता है। लेकिन उसके अंदर ये चीज़ आती है कि जैसे आप 570 लोग हो तो 570 लोगों को एक ही जगह पीएपी के फ्लैट्स नहीं मिल पाएंगे। उनके अंदर आपका डिवाइडीकरण होगा, अलग अलग जहाँ पे जितने फ्लैट्स हैं वहाँ पे उतने लोगों को अलर्ट किए जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, 570 लोगों की जनसंख्या है, तो वहाँ पे हो सकता है कि रेलवे एनओसी दे, और अगर रेलवे एनओसी देती है तो आपकी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आप हैं वहीं पे डेवलपमेंट बनेगा और आपको वहीं रिहैब किया जाएगा। तो ये पीएपी का कारण हो गया, और पीएपी में कैसे घर मिलते, कहाँ मिलते, ये मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों अब आ जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मैंने बताया ना कि उसके अंदर जो भी अगर एनओसियाँ हैं, एनओसी मिलने के बाद ही हो सकती। जैसे कि मैंने ताज़ा उदाहरण दिया था कि महाराष्ट्र नगर के इशारे के अंदर में कुछ झोपड़े जो हैं वो रेलवे की प्रॉपर्टी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे रेलवे ने एनओसी दी है, उनको बनाने के लिए एनओसी दी है। अब कारण ये है कि रेलवे ये चाहती है कि भाई यहाँ की जो सुंदरीकरण, जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाए, आप इनको बना के दीजिए। रेलवे का जो दायरा है, रेलवे की जो एक्चुअल पूरी मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ कहीं भी रेलवे की प्रॉपर्टी है। अब मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि आउटसाइड में कितना रखा गया है, लेकिन मैं मुंबई का बता सकता हूँ कि मुंबई के अंदर उन्होंने कहा है कि हम बफर जोन यानी उनकी जो पहली रेलवे लाइन आती है उसको बफर जोन कहते हैं। बफर जोन से 30 मीटर के उनकी तय किया हुआ है कि 30 मीटर तक हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब 30 मीटर का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी आज ले रहे हैं, उन्होंने भविष्य की बात की है कि भविष्य में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वो 30 मीटर की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनका वो पुनर्वास करेंगे। तो वो चीज़ जब रेलवे अगर उस चीज़ को हटाती है तो वो रेलवे की जिम्मेदारी हो जाती है कि रेलवे उनको बसाए, क्योंकि 30 मीटर जो बताया, 30 मीटर बफर जोन से 30 मीटर, तो टोटल बफर जोन से पूरी प्रॉपर्टियां रेलवे की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रेलवे की बफर जोन से उनकी प्रॉपर्टियां 10 मीटर या 5 मीटर इस तरह की बाउंड्री है उनकी। उनकी बाउंड्री लगी हुई दीवार आप देख रहे हैं, कहीं भी आप जाएंगे, सांता जाइए, माहिम जाइए, कहीं भी जाइए, उनकी बाउंड्री खड़ी है। उसके बाद की जो प्रॉपर्टियां आती है, वो जो प्रॉपर्टी है या तो वो सरकार के अंडर में है या तो प्राइवेट है। अब सरकार के अंडर में मतलब कहीं इनके बाउंड्री लाइन से ही रोड है, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट तक के रोड है, तो सरकार की प्रॉपर्टी है। और कई प्रॉपर्टियां दीवार से लग के झुपड़पट्टियां भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आएंगे तो उनको रिहैब करने या उनको मुआवजा देने, जो कंपेंसेट करना है, वो रेलवे का काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये जो झोपड़पट्टियां बसी हुई रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर जो बसी हुई है, ये चीज सरकार को भी, जो सरकार महाराष्ट्र सरकार का जो भी नियम लागू हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ये नहीं बोला है कि 11-2000 या 11-2018 का नियम सिर्फ केंद्र सरकार, सॉरी, राज्य सरकार की प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी या माड़ा की प्रॉपर्टी पे लागू हुआ, ऐसा तो कोई जीआर में दिया नहीं है। जीआर में ये दिया है कि जो भी मुंबई में रहता है, यानी महाराष्ट्र में जो भी रहता है या रेसारे में जो भी मुंबई में या थाना में, हर जगह क्राइटेरिया वही है, डाटा लाइन वही दी गई है। तो वो चीज़ आती है कि आपको आपको बसाना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो यदि अगर रेलवे को जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टी की, तो रेलवे राज्य सरकार से बात करेगी कि भाई आप यहाँ के लोगों को हटाइए, हमें यहाँ पे जो भी परियोजना आने वाली उनके, क्योंकि देखिए अभी देख रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन देश का बढ़ते जा रहा है, और जिसके यहाँ पे जो ट्रेन आपको कभी खाली नहीं मिलती नहीं, तो ये सरकार की नीतियों के अनुसार ट्रेन भी बढ़ रही है। अब ट्रेन बढ़ेगी तो दोस्तों उनके लिए पटरियां भी बढ़ेगी, स्टेशन भी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नए नए स्टेशन भी तैयार हो रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है?
आखिर में डेवलपमेंट किसके लिए? आपके लिए ही है, आपके लिए है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो ये डेवलपमेंट तो दोस्तों होने वाला ही है। सरकार का जो भी डेवलपमेंट है वो होगा ही, उसके अंदर कोई बाधा नहीं बन सकता है कि सरकार की नीतियां हैं, सरकार के रूल्स हैं। तो वो चीज़ तो परियोजनाएं हैं जो सबके लिए जनहित में है। जनहित का कोई भी काम नहीं रुकता है। तो इसके लिए सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अदारे हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे आप कैसे इनको रिहैब करें। तो रिहैब तो करना है। रिहैब के बारे में तो ये नहीं बोल सकते हैं ना कि भाई हम रिहैब नहीं करेंगे, क्योंकि रिहैब करने का जो भी डेटम लाइन दिया है महाराष्ट्र सरकार ने दिया है कि भाई ये है तो ये झोपड़ी पात्र होगी। क्योंकि जीआर में कहीं ये नहीं लिखा है कि रेलवे की प्रॉपर्टी पे रहेगी तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि अगर भारत सरकार में जो भी मंत्रिमंडल या जो भी सरकारें चुनी जाती है तो उसमें इन मतदाताओं का भी योगदान रहता है कि रेलवे की प्रॉपर्टी भी जो भी है वो भी तो वोट देते हैं। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वहां जाके तो वोट नहीं दे रहे, वो तो महाराष्ट्र सरकार को भी वोट दे रहे, नगर सेवक का भी वोट दे रहे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एमपी का वोट होता है वो भी वो दे रहे। तो ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, रेलवे की जिम्मेदारी होगी कि आपको बचाया जाए। रेलवे उन पे कार्रवाई कर रही है कि जो अभी नए नए झोपड़े विस्तारित हो रहे हैं। नए नए झोपड़े आप कहीं देखे होंगे कि रेलवे लाइन के अगल बगल किनारे जहाँ पे भी हो तो टेंट बांध के लोग रह रहे, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिसके बाद डॉक्यूमेंट है तो वो जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है, उनको पुनर्वसन करना है। वो पीएपी की तरह तहत करेंगे। यदि रेलवे उस चीज़ पे एनओसी नहीं देती तो, और एनओसी दे देती है तो आपके लिए माध्यम खुला है कि आप के यहाँ पे एसआरए का प्रोजेक्ट हो सकता है। झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत आपको लाभ मिल सकता है। अब दोस्तों मैंने पहले ही बताया था ना, सर्कुलर 173 के अंदर में नियम यह है कि जब भी एसआरए लागू होगा तो वो प्रॉपर्टियां झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के नाम होगी, और उसके बाद जब पुनर्वासन क्लियरेंस होगा तो वो प्रॉपर्टी आप सोसाइटी के नाम पे करेंगे। मतलब उनके नाम पे जो भी लीज है, 30 साल की भाड़े पट्टा करारनामा लीज देना, ये तो नियम है। तो वो समय वो प्रॉपर्टी आपके अंडर में आ जाएगी या सरकार की हो जाएगी। 30 साल का भाड़े पट्टा यानी सरकार की प्रॉपर्टी रहेगी, आप लीज पे रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि ये चीज़ें अगर आपको इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना है या आपको डेवलप करना है, आप चाहते हैं कि इस चीज़ का डेवलप हो, तो हर हर महादेव जी मैंने आपको कमेंट भी किया था और मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले मुझे ये नहीं बताए कि आपके जो 570 लोग हैं तो क्या उनके अंदर यूनिटी है, और उन लोगों ने कोई भी एक संस्था भले रजिस्टर्ड नहीं किया हो लेकिन यूनिटी की तरफ एक प्रपोज संस्था बनाया है या नहीं है, वो मुझे आपने बताया नहीं। यदि बनाया है तो उन संस्थाओं को बोलिए कि लोगों के सिग्नेचर मुहिम जारी कीजिए और वो चीज़ सीओ इशारे से लेके राज्य के मुख्यमंत्री तक दीजिए कि भाई हम यहाँ पे है और हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, और जो भी सरकार का की योजना है झोपड़पट्टी पुनर्वासन योजना का लाभ हमें भी मिलना चाहिए। इसलिए हमारे ऊपर ध्यान दीजिए और हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करवाइए। तब सरकार रेलवे के पास प्रपोजल डालेगी भाई यहाँ के लोग डेवलपमेंट करना चाहता है, आपका क्या कहना है। तब रेलवे उसके ऊपर एनओसी देती है या नहीं देती, ये बात आपकी क्लियर होगी। लेकिन सबसे पहले तो आपको यूनाइटेड होना है। आपके लोग एक हो, अगर सोसाइटी नहीं बनाई है तो प्रपोज सोसाइटी बनाइए, आपके जो भी एरिया का नाम है उस हिसाब से बनाइए, और सीओ इशारे के पास सिग्नेचर के साथ में डालिए। चाहिए तो आप की सोसाइटी नहीं भी है तो भी आप एक मीटिंग्स लेके उसके अंदर एक ठहराव करिए, भले वो इनलीगल हो, लेकिन कम से कम उस ठहराव में ये तो होगा कि भाई आप लोग जो वहाँ पे एकत्रित हो और आप डेवलपमेंट चाहते हो। तो ये सब कॉपी लगा के या तो लेटर पे बनाइए, लेटर बना के उसमें सिग्नेचर कीजिए, और आपके जो भी झोपड़े हुए हैं आप उनके अंदर बताइए कि भाई आपका बायोमेट्रिक 2017 में हुआ है लेकिन 2017 से आज तक कनेक्शन नहीं बना, तो कुछ तो कारण होगा वहाँ पे।
यदि 2017 में सर्वे हुआ है तो कुछ तो कारण होगा। या तो रेलवे की प्रॉपर्टी है तो रेलवे द्वारा उसको रुकवाया गया है, या रेलवे ने एनओसी दी होगी तो वो चीज़ का एनेक्चर बनाने का काम चालू होगा, तो उसके बारे में आपको क्लियरेंस मिलेगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। कि देखो, जागरूकता सर आपको दिखाना पड़ेगा। आप जागरूक नहीं होंगे, आप अगर जागरूक नहीं हुए तो सरकार को क्या पता है कि आप क्या चाहते हैं। तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा, आपको सरकार को बताना पड़ेगा। देखिए, बहुत से मामले में जो नेता लोग होते हैं, नगर सेवक, एमएलए, ये लोगों के लिए भी काम करते हैं। और मैंने इशारे में नहीं देखा कि मोस्टली जो नेता हैं, चाहे नगर सेवक हो, एमपी हो, एमएलए, ये कभी भी लोगों को मदद नहीं करते, कभी नहीं करते। लोगों को भाड़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का डेवलपमेंट रुका पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का पुनर्वसन नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों पे अन्याय होते रहे, इनको फर्क नहीं पड़ता है, इनको फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ वादे, 5 साल के बाद आएंगे फिर वादे करेंगे, नहीं हम देख रहे हैं, हम करेंगे, फिर वोट लेके जाएंगे तो फिर नहीं देखेंगे। और इस चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है और उस नेताओं को भी पता है। उन नेताओं को भी पता है कि भैया हमने बोल के आया लेकिन हम गए नहीं, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास कुर्सी है, उनके पास पावर है, उनको नहीं फर्क पड़ता है। अगर ये चीज मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए ना कि ये मुंबई के कौन से इलाके में ऐसा है कि नगर सेवक नहीं है। मुंबई का कौन सा इलाका है जहाँ पे असेंबलियां नहीं है, जहाँ पे एमएलए नहीं है। कौन सा जिला ऐसा है जहाँ एमपी नहीं है। लेकिन चाहे वो एक वार्ड हो, वहां भी लोग रो रहे हैं इशारे के नाम पे। चाहे वो एक एमएलए का या असेंबली का एरिया हो, वहां भी रो रहे हैं। चाहे एमपी का एरिया हो, वहां भी रो रहे हैं। तो क्या ये जो लोगों के रोने की आवाजें हैं, क्या उन नेताओं तक नहीं पहुंचती होगी? आपको बताइए, क्या उन नेताओं के पास नहीं पहुंचती होगी? दोस्तों, एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो विधानसभा में जो नेता बैठे ना, सब एक दूसरे के साथ हैं। ये सिर्फ आपको और हमें दिखा रहे हैं कि हम आपस में नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, ठीक है इनके साथ ही। कारण यह है कि यदि आप एक भी लेटर वहां पे डालते हो तो कहीं भी डालिए, आप चाहे सीएम साहब को दीजिए, डिप्टी सीएम को दीजिए, उन तक खबर आएगी, भाई आपके एरिया से कंप्लेंट आई है, क्या करना है। आपके एरिया से कंप्लेंट आई है, क्या करना है। अब आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब क्या आपको लगता है? इसका मतलब मुझे समझाना पड़ेगा? मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इतने नादान तो आप लोग नहीं हैं। मुंबई शहर है दोस्त, माया नगरी कहते हैं। माया नगरी के अंदर में इतने अनजान भी नहीं है लोग। हाँ ठीक है, देखते हैं, समय आने पे जवाब भी देते हैं, समय आने पे जवाब भी देते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देती। जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है, क्योंकि उनको जवाब देने के लिए 5 साल बाद जब इलेक्शन आता है तब उनको जवाब देने का अधिकार मिलता है। तब तक तो उनका अधिकार खत्म हो जाता है। इलेक्शन गया कि अधिकार खत्म, तो ये समझ रहे हैं। और अगर किसी चीज में आपने यूनिटी बनाया और आप वहां पे लड़े और बिल्डर का काम रुका, तो बिल्डर के सपोर्ट में जितने वहां के नगर सेवक, एमएलए, एमपी सब पहुंच जाएंगे डिपार्टमेंट में कि भाई गरीब आदमी का काम क्यों रुका, इसका गरीब आदमी का काम क्यों रुका। मतलब उस समय गरीब हो जाता है, वो बिल्डर गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, ये चल रहा है। नहीं तो जो नेता ये बोलता है कि मेरी एरिया में एक भी इशारे में पब्लिक नहीं रो रही हुई एरिया, वो नेता आके मुझे बताए कि मैं मेरे इलाके में जितने भी इशारे हैं
हर इशारे में कंट्रोल किया हूँ, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, ये मेरा वादा है, मैं उनका पैर पकड़ूंगा, आपके सामने पैर पकड़ूंगा कि मुंबई में कौन से इलाके में ऐसे जहाँ पे इशारे पे लोग रो नहीं रहे, कहीं भाड़े के नाम पे, तो कहीं डेवलपमेंट डिले हो रहा है उसके नाम पे, कहीं पुनर्वसन नहीं हो रहा है, 21-21, 22-22 साल से लोग फंसे पड़े, उनके झोपड़ों की, उनके घरों की, उनके अधिकारों को वंचित कर दिया गया है, उसके लिए रो रहे हैं। कहीं तानाशाही कर रहे डिपार्टमेंट के अधिकारी, उसकी वजह से रो रहे हैं। तो ये नेताओं को जो पब्लिक ने बैठाया है, किसके लिए बैठाया है? सुरक्षा के लिए। ये सुरक्षा है। तो इसके लिए जो भी काम करना है आपको करना है, यूनिटी में करना है। मेरा ये जो मैंने जो समझाया, ये मेरा मकसद नहीं था, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति विशेष के बारे में गलत बोलूं। एक जनरल बात मैंने कहा। हर हर महादेव जी, मैंने इसके लिए बताया कि आपके यहाँ पे अगर यूनिटी नहीं है तो पहले यूनिटी बनाइए। 570 लोगों में आप यूनिटी बनाइए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता 570 इकट्ठा खड़े होंगे, लेकिन कम से कम 570 में से 250-300 तो आपके पास आएंगे। या अगर कोई सोसाइटी वहाँ बनी हुई तो क्या उनके पास होंगी, तो उनको इकट्ठा कीजिए। बाकी जो अलग है उनको भी समझाइए, उनको जागरूक कीजिए और फिर एप्लीकेशन कीजिए सिग्नेचर मूव करके। आपकी यूनिटी है, आपका काम होगा। अकेले कुछ नहीं होता। यूनिटी रहेगी तो नेता भी 10 बार सोचेंगे। नेता भी 10 बार सोचेंगे कि भाई यहाँ पे अगर मैं अलग गया तो 570 × 4, मेरा मतलब समझेगी नहीं। एक घरों में 4 वोट का रेशियो पकड़िए सर, 570 × 4 मिनिमम पकड़ रहा हूँ 4, तो 2000 2,500 करीब वोट होते हैं। तो इसके लिए जहाँ यूनिटी रहेगी वहाँ सब आपको सैल्यूट करेंगे। तो आपको मैंने जिससे बताया उससे आप सब करिए, एप्लीकेशन डालिए। एप्लीकेशन डालने के बाद उसको फॉलोअप कीजिए, मंत्रालय में भी जाइए, मिलिए, मीटिंग रखिए, जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनको भी दीजिए, उनसे भी बात कीजिए कि सर हम झोपड़पट्टी में कब तक रहेंगे। ये हमारा भी फंडामेंटल राइट्स है कि हम भी पुनर्वसन योजना के तहत सरकारी लाभ का फायदा लें, क्योंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना का लाभ सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं दिया गया है, हर झोपड़पट्टी वासियों को दिया गया है, तो उसका लाभ मिलना चाहिए। तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, इस मुहिम को बढ़ाइए। और मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन शॉर्ट में समझाया था, लेकिन आज मैं पूरी वीडियो सर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई रेलवे की प्रॉपर्टी बात कर रहा हूँ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे बैठे हैं लोग, वो सरकार से गुहार लगाए ना भाई। आप रेलवे के पास नहीं जा सकते, आप डिफेंस की प्रॉपर्टियों में नहीं जा सकते, तो आपको इसके अंदर कोई रास्ता अगर कौन निकालेगा? क्योंकि दोस्तों, जब राज्य में कोई भी संकट आता है तो उसका रास्ता निकालने के लिए कौन है? राजा और राजा का मंत्रिमंडल, वो ही रास्ता ढूंढते हैं। तो यहाँ है ना, सीएम साहब है, उनके मंत्रिमंडल है, विधान परिषद है, वो निकालेंगे, वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन आप डिमांड कीजिए ना, आपका अपना अधिकार, मैं बार बार बोलता हूँ, आपका अपना अधिकार, क्योंकि आपका भी अधिकार है कि जब सरकारी नियम कोई भी बना है तो आप भी उसका लाभ उठाने के लिए अधिकृत है। आपका भी अधिकार है कि अगर झोपड़पट्टी पुनर्वसन बनाई गई है तो हमारे यहाँ भी झोपड़पट्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी किसी की भी हो, हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए, और ये हमारा अधिकार है। तो सर आपको हमारा अधिकार दीजिए, खाली अधिकार, अधिकार के अलावा कुछ नहीं, और अधिकार देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अधिकार भी तो उन्होंने दिया है। जब सरकार ने आपको अधिकार प्रदान किया है और आप उसी चीज को मांग रहे, तो जायज है, देना ही पड़ेगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा
कि आप सबसे पहले आपके यहाँ पे यूनिटी बनाइए। अगर नहीं है, आपकी संस्थाएं वहाँ पे नहीं बनी है, तो अगर वहाँ 2-4 संस्थाएं हैं तो संस्थाओं को क्लब कीजिए सर, डिवाइडेशन मत कीजिए, डिवाइडेशन मत कीजिए। अभी कल ही मेरा कोतवाड़ी भीमवाड़ा, जो मेरा ही क्षेत्र है, वहाँ के लोगों का उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि सर आइए, आपकी वीडियोस हम देखते हैं, तो आप एक वीडियो भी बनाइए और हमें कुछ समझाइए वहाँ पे। लेकिन दोस्तों, मैं वहाँ गया, लेकिन मुझे हैरानी हुई। हैरानी ये हो रही है कि वहाँ पे सोसाइटी तो है, सोसाइटी अपना काम कर रही है, किसी को पता नहीं क्या काम कर रही है। सोसाइटी में जो भी 8-10 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, और उस सोसाइटी में फूट है, कुछ सोसाइटी के लोग बिल्डर की तरफ है और कुछ लड़ रहे हैं, यह हाल है। और उसके बावजूद कुछ ही नवयुवक, जो अब नवयुवक यहाँ पे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इंटरेस्ट लेना भी चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी देख रहा हूँ कि यूनिटी बात कर रहे हैं यूनिटी की, लेकिन यूनिटी मुझे दिख नहीं रही। क्या कारण बताऊं? एक दिन एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे, मैसेज आता है कि भाई हमने ग्रुप बनाया, इसके अंदर 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, 300 लोग हैं। दोस्तों, एक हफ्ता नहीं होता है, उस ग्रुप में से आधे ग्रुप में फिर एक नया ग्रुप तैयार होता है, फिर एक नया तैयार होता है। अब उसमें भी देखिए, उसमें कुछ लोग तो ये ग्रुप में भी है और ये ग्रुप में भी है, तो दोनों तरफ। उसके बाद फिर एक जन खड़े होते हैं, तीसरा ग्रुप बनाते हैं। अब तीसरे ग्रुप में भी देख रहा हूं कुछ लोग यहां आ गए, अब बाकी वो जो लोग हैं जो 2 में हैं, वो तीसरे में भी है। तो दोस्तों, इस तरह यूनिटी नहीं होती है। या मजाक कर रहे हो? आप अपने मन मुटाव के कारण बाकी लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आप बाकी लोगों का नुकसान कर रहे हैं। यूनिटी ऐसे नहीं होती, यूनिटी एक होती है। यूनिटी बनाने में समय लगता है। आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया तो इसका मतलब आपकी यूनिटी होगी? कभी नहीं बनेगी। उसको यूनिटी नहीं बोलती। दोस्त, व्हाट्सएप पे सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं, यूनिटी नहीं होती। यूनिटी बनाने के लिए सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनाना पड़ता है, क्या करना है। समझ रहे हैं? हमने लड़ाई लड़ा है 2000 से, हमने क्या क्या झेला है हमें पता है। दोस्तों, रात को मैं अभी हकीकत बताता हूँ, 2 मिनट लूंगा मैं आपका सर। रात को 2 बजे 2-2 4-4 गाड़ियां पुलिस की आ रही, उठा के घर में से, चलो चलो बैठला बैठला बैठला, लेके चलो। और कहाँ ले जा रहे हैं? कमिश्नर ऑफिस। कमिश्नर ऑफिस। उसमें मुझे याद है, अधिकारी विनायक वत्स साहब थे, विनायक वत्स। अब वहां पहुंचने के बाद जब पूरा डिटेल निकाले तो बोले भाई ये तो सोशल वर्कर है, ये तो सोशल वर्कर है। बोले रे सर, एक काम कीजिए, रात भर आपको बैठना पड़ेगा, सुबह हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, प्रशासकीय अधिकारी है आप, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम जनता है, बैठेंगे। दोस्तों, रात को बैठा दिया। अब बिठा दिया तो सोचिए कि रात भर की जो स्टाफ थे, जो पहचानते थे, अरे ठाकुर कसं आहे, काय बरोबर नाही, काय प्रॉब्लेम, काय पाणी पाहिजे, चाय पाहिजे, ठीक है झाला। अरे दोस्त, सुबह 8 बजे ड्यूटी बदली हुई। 8 बजे का जो नया आया ना, जो आ रहा ना, कान की जी बजा के जा रहा है, कौन है रे? ठाक कुठून आला? काट। अरे सर, कम से कम 15 जन, 15 लाभ का मारे। कितने? मतलब मुझे लगा मंदिर में लाया प्रसाद दे रहे हैं लोग। 15 लाभा गिरा, क्योंकि रात वाले तो चले गए, सुबह वाले आके घंटी बजा रहे हैं, ठपाटप ठपाटप ठपाटप, गाल लाल हो गया। अब विनायक वत्स साहब आए 11 11:30 बजे। आते बराबर, अरे बोलून घ्या आतमध्ये, बोलून घ्या। अरे ढग सर, तकलीफ हुआ। बोला सर तकलीफ? सर तकलीफ क्या? घंटी बजा दिया, पूरा लाल हो गया चेहरा। अरे सर सॉरी सॉरी,
वो नए आए थे उनका, सर वो तो नहीं आए थे, अच्छा हुआ कि इसके बाद 2 घंटे और नहीं आए, और नए आ जाते थे ना तो खाली घंटी बजाने हम लोग चले जाते थे। तो दोस्तों ये है प्रसाद उस समय का। उसके बाद कभी खार वाले उठा के लेके जा रहे हैं, चला तुमचा मामाने कंप्लेंट आहे, हे कस्टडी फॉर्म भरा, याचा फोटो काढा, चालू. साहेब मॅटर काय करतोस? साहेब सोशल वर्कर आहे, कंजू आहे, माझा कारखाना आहे. अच्छा, तुला ही जागा भेटली सोशल वर्करला, यूपी मध्ये नाही करू शकतो? समझे सर? वो अधिकारी का सरने मुझे माला वाघमारे साहेब थे, सरने मामता वाघमारे साहेब थे. म्हणलं साहेब मला एक सांगा, मेघाताई आहेत ना, सोशल वर्कर आहेत ना, महाराष्ट्रात राहते ना, मग नर्मदा आंदोलन कशासाठी ठेवलं तिने गुजरातमध्ये, आणि दिल्लीमध्ये पण आंदोलन चालू आहे नर्मदाचा, अरे ती मोठी आहे. सर सोशल वर्क छोटा आणि मोठा नसतो, फक्त मुद्दा मोठा आणि छोटा असतो. सोशल वर्क म्हणजे सोशल वर्क. मी काय काम करतो बघायचं आहे? अरे सर मेरे पास तो बैग थी, लेके चला गया, उसमें प्रधानमंत्री का लेटर, राष्ट्रपति का लेटर, होम मिनिस्टर, सेंट्रल के लेटर्स. सर ये मुद्दे पे लड़ रहा हूँ, ये मुद्दे पे लड़ रहा हूँ. वाघमारे साहब बोले रे सर सर सॉरी 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 चुकने. हे बाबा काय रे तुम्ही सोशल को उचलून आणता? तो सर ऐसी झेले हैं, कभी पुलिस से सांता को पुलिस उठा के लेके आ रहा है, तो कभी कोई पुलिस ने उठा. ये हमारी लाइफ में हमने झेला नहीं, क्या बताए, लड़ाई लड़ने की बात करते. ठीक है लड़िए, लेकिन यूनिटी बना के लड़िए. अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं रहेगी तो दोस्तों मेरे से हालत होगी. एक अधिकारी थे मेरे अच्छे दोस्त थे, विलास साहब तुपे साहब, सांता से सीनियर थे. उन्होंने मुझे कहा ठाकुर ऐसे मतलब ये सामने जो बिल्डर है उसके पास मैन पावर से लेके पॉलिटिकल पावर से सब कुछ है, मनी पावर भी है. आपको लड़ना है तो संस्था बना के लड़ो, अदरवाइज आतंकवादी करार दे के मार दिए जाओगे. तब दोस्तों मैंने 2007 में संस्था रजिस्टर्ड कराया, निर्णय वेलफेयर एसोसिएशन, और उस संस्था के बेस पे लड़ते आया मैं. तो इसके पहले सादे पेपर पे लड़ रहा था. फर्क पड़ता है, इनको वही समझाया, पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, भले रजिस्टर्ड मत करो, टीम बनाओ, कमिटी बनाओ, फिर लड़िए, लेकिन यूनिटी के साथ. तो हर हर महादेव जी, आपको भी बता रहा हूँ, यूनिटी उस तरह से होगी. अगर सोसाइटियाँ हैं तो उनके साथ मिलिए, सब सोसाइटी को एक कीजिए और एक करके लड़ाइए, क्योंकि लड़ाई किसी एक की नहीं है, लड़ाई सबकी है, तो सबको आना पड़ेगा. आप कहीं जंग लड़ने तो नहीं जा रहे, आप मोर्चा तो नहीं करने जा रहे ना, सरकार को गाली देने तो नहीं जा रहे ना, आपको डर किस बात का है? बस सिग्नेचर मुहिम करिए, अधिकार मांगिए, मिलेगी, आपका अधिकार ही मिलेगा और न्याय मिलेगा. आपको बाकायदा वहां पे बुलाया भी जाएगा. मंत्रालय में जब मीटिंग होती है वहां भी पब्लिक ग्रीवेंस डे होते हैं, वहां पहुंचिए, रखिए, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. आपके लिए कोई तीसरा या मैं नहीं लड़ सकता हूँ, ध्यान रखिए, आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा. मेरा काम है मार्गदर्शन करना, मैं मार्गदर्शन करूँगा. आपकी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी लड़ाई है उसी को लड़ना पड़ता है. आप अगर वकील भी करते हो सर, तो वकील ये नहीं बोलता है कि ये हर हर महादेव जी का मैटर है. वकील बोलता है ये मेरा मैटर है. क्यों बोलता है पता है आपको? क्योंकि उन्होंने आपसे वकालतनामा लिया है कि आपका केस मैं लड़ रहा हूँ, मतलब ये मेरा मुद्दा है. आए समझ में? लेकिन वो मैं में आप रहोगे, एडवोकेट साहब नहीं, वो आप रहोगे. तो इसके लिए मैंने एक चीज़ बताया जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियों के बारे में. तो अरुण मादी जी, आप अपनी कोशिश कीजिए, और जो भी है आपके लिए तो अच्छा है कि वहाँ बायोमेट्रिक भी हो चुका है. सॉरी, तो बायोमेट्रिक हुआ है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा कि बायोमेट्रिक पहले ही हो चुका है. तो इस चीज़ का एनेक्शन बनाओ, वहाँ सरकार बातचीत करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनकी जो एनओसी होती आती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ना कोई रास्ता तो सरकार निकाल ही लेगी. कि रास्ता आपको नहीं, सरकार को निकालना है.
ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, आज हम इसी मुद्दे बात किए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है, अभी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस पे कल ये मत बोलिए सर डिफेंस की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे एमटीएनएल की हो या रेलवे की हो, सबका सेम ही विषय है। अगर वो एनओसी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं तो आप सरकार को डिमांड कीजिए, सरकार उस पर रास्ता निकालेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, निवेदन आपसे कि जो भी नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे सभी दर्शकों को निवेदन है कि चैनल को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका योगदान बहुत जरूरी है, आपका योगदान बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा दोस्तों, तो वैसे वैसे और सारे सवाल आएंगे, उस सवालों में सबका जवाब छुपा रहेगा, सवालों को जवाब मैं दूंगा, जो भी समाधान हो। मैंने ये नहीं कहा कि परफेक्ट तो कोई चीज होती ही नहीं सर, लेकिन जो भी चीज बताऊंगा वो कानून के दायरे में आपके लिए उचित ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। वो सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।